गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करंट अफेयर्स की क्लास है। माय नेम इज शमा। करंट अफेयर्स में देखेंगे कि कल 29 तक क्या क्या घटित हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी कैंसर उपचार केंद्र कहाँ खोला गया। कैंसर उपचार को ही क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। तो क्या है, एम्स दिल्ली में। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एम्स दिल्ली में, या फिर AIIA गोवा में, या फिर निम्हांस बेंगलुरु में, या फिर टाटा मेमोरियल मुंबई में। तो ये कहाँ खोला गया, ये खोला गया गोवा में। AIIA गोवा में ये खोला गया। चलिए देख लेते हैं। 10वें राष्ट्रीय आयुष दिवस 10वां कब मनाया गया, 23 सितंबर को मनाया गया। और ये डेट फिक्स कर दी गई, हर साल ये 23 को ही अब मनाया जाएगा। पहले ये धन्वंतरी जयंती या फिर धनतेरस वाले दिन मनाया जाता था। तो ये 10वां मनाया गया। आयुष मंत्रालय ने भारत का पहला इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर IORCC ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद धारगल गोवा में उद्घाटित किया। कहाँ हुआ, गोवा में हुआ। नाम क्या है, AIIA ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। ये भारत का पहला ऐसा केंद्र है जो वैज्ञानिक ढांचे के भीतर समग्र ऑन्कोलॉजी देखभाल प्रदान करता है। उद्घाटन कब हुआ, अभी हुआ सितंबर में। किसके मौके पर, 10वें राष्ट्रीय आयुष दिवस के मौके पर। अब इसकी विशेषता क्या है, ये आयुर्वेद, योगा, पंचकर्म और आधुनिक कैंसर उपचार का समग्र और साक्ष्य आधारित एकीकरण करेगा। इसका उद्देश्य यह है कि उपचार मिल सके, अनुसंधान और प्रशिक्षण में भारत को आगे ले जाना, अग्रणी बनाना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। हाल ही में BCCI के वरिष्ठ चयन समिति में किन 2 पूर्व क्रिकेटरों को शामिल किया गया है। अभी क्या हुआ है कि BCCI में जो कमेटी है वो बहुत से नए सदस्य आए हैं, नए सदस्य जुड़े हैं। तो उनमें से ये पूछा जा रहा है कि उस चयन समिति में किन 2 पूर्व क्रिकेटरों को शामिल किया गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है, हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग। दूसरा है प्रज्ञान ओझा और RP सिंह। यही राइट है। किसको किसको शामिल किया गया है, प्रज्ञान ओझा और RP सिंह, इन दोनों को शामिल किया गया है BCCI की वरिष्ठ चयन समिति में। चलिए देख लेते हैं। प्रज्ञान ओझा कौन है, ये साउथ जोन प्रतिनिधि हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, जिन्होंने भारत के लिए 24 टेस्ट, 8 ODI और 6 T20 2008 से 2013 तक ये मैच खेले हैं। सब कॉन्टिनेंटल पिचों पर स्पिन और सटीक गेंदबाजी के लिए ये प्रसिद्ध हैं। कौन, प्रज्ञान ओझा। दूसरे कौन है, RP यानी कि रुद्र प्रताप सिंह। ये कहाँ के हैं, ये सेंट्रल जोन प्रतिनिधि हैं। पूर्व लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज हैं ये। भारत की 2007 की जो T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम बनी थी उसका ये हिस्सा रहे हैं। 14 टेस्ट इन्होंने खेले हैं, 58 ODI खेले हैं, 10 T20 खेले हैं 2005 से 2011 के बीच में। सीम और स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। सेंट्रल जोन का प्रतिनिधित्व करेंगे और सुब्रतो बनर्जी की जगह लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में RBI का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, शक्तिकांत दास को, शिरीष चंद्र मुर्मू को, माइकल पात्रा को, या फिर T रविशंकर को। तो राइट आंसर हो जाएगा B, किसको, शिरीष चंद्र मुर्मू को क्या बनाया गया है, डिप्टी गवर्नर बनाया गया है RBI का। चलिए इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। शिरीष चंद्र मुर्मू क्या बने हैं, उप गवर्नर बने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। कब से प्रभावी होगा इनका पद, 9 अक्टूबर 2025 से होगा। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए बने हैं। और इससे पहले कौन थे, राजेश्वर राव थे, जिनका पद 8 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। और इनकी जगह पर कौन आ जाएंगे, शिरीष चंद्र मुर्मू आ जाएंगे। अब RBI की स्थापना और मुख्यालय कहाँ है, तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के तहत इसका जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था कब, ये हुआ था 1949 में। तो अगर इसका स्थापना पूछी जाए तो 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसका जो केंद्रीय कार्यालय था वो कहाँ था, कोलकाता में था, जिसे 1937 में कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, मुंबई में। तो अभी कहाँ है, मुंबई में। अब इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये हुआ 1949 में। और जब राष्ट्रीयकरण हुआ इसका मतलब ये कि किसके अधीन आ गई, भारत सरकार के अधीन आ गया। पूर्ण स्वामित्व की, पहले निजी स्वामित्व था और अब क्या है, ये पूर्ण भारत सरकार के अंदर आ गया। अब इसकी निदेशक मंडल की संरचना में क्या है, तो ये ध्यान रखना है कितने 21 मेंबर होते हैं इसमें। एक तो RBI के जो मेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, गवर्नर होते हैं, वो होते हैं पूर्णकालिक गवर्नर जो बोर्ड का नेतृत्व करते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं मैक्सिमम।
वित्त मंत्रालय जो सिलेक्ट करता है वो 2 प्रतिनिधि वित्त मंत्रालय के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं और सरकार द्वारा 10 लोगों को नामित किया जाता है। नॉमिनेशन होता है ना, वो 10 लोग नामित किए जाते हैं। और स्थानीय बोर्ड के जो इसका जोनल हेड ऑफिस है, कहाँ कहाँ है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली, इन चारों के मिलाकर स्थानीय बोर्डों के प्रतिनिधित्व करते हैं ये 4 लोग होते हैं। तो कितने हो गए, 4 ये हो गए, 10 ये हो गए, 2 ये वित्त मंत्रालय के हो गए और 4 डिप्टी गवर्नर हो गए और इसके अलावा 1 गवर्नर। तो टोटल कितने लोग हो जाते हैं, टोटल 21 लोगों का ये सदस्य, ये पूरा बोर्ड होता है। देख लेते हैं आगे। हाल ही में 2027 तक भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अटॉर्नी जनरल क्या है, एक संवैधानिक पद है। आर्टिकल 76 में इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कौन बनाए गए हैं? मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल, राजीव कुमार, आर वेंकटरमण। तो आर वेंकटरमणी का जो पहले से ही ये क्या थे, अटॉर्नी जनरल थे, बट इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। तो इसको बनाया गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, आर वेंकटरमणी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, पुनः नियुक्ति, दोबारा नियुक्त कर दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में दूसरा कार्यकाल मिला है, पुनर्नियुक्ति हुई है इनकी। 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और 30 सितंबर 2027 तक ये रहेंगे। ये किसके उत्तराधिकारी है, मतलब इनकी नियुक्ति किसके बाद हुई थी? तो इनकी नियुक्ति हुई थी के वेणुगोपाल के बाद हुई थी। के वेणुगोपाल 15वें अटॉर्नी जनरल थे और ये कौन से नंबर के हैं, ये 16वें अटॉर्नी जनरल है। वेंकटरमणी भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल है। 3 साल का कार्यकाल था जो 30 सितंबर 2022 से शुरू हुआ था और अभी खत्म हो रहा था, तो अब इनके कार्यकाल को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कानूनी सलाहकार होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य का प्रतिनिधि इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ये संवैधानिक पद है। कहां पर दिया गया है संविधान में? आर्टिकल 76 में दिया गया है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया का 37वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली को, मिथुन मिन्हास को, या फिर जय शाह को, या रोजर बिन्नी को? क्या हुआ था कि रोजर बिन्नी ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद मिथुन मिन्हास को क्या नियुक्त किया गया है? 37वां अध्यक्ष बनाया गया है बीसीसीआई का। तो ये निर्विरोध चुने गए हैं। तो कौन किसको बनाया गया है? मिथुन मिन्हास को बनाया गया है। 37वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मिथुन मिन्हास को। नेक्स्ट देख लेते हैं। पूर्व दिल्ली और जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर मिथुन मिन्हास को बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। कैसे चुना गया है? निर्विरोध। 28 सितंबर 2025 को मुंबई में आयोजित 94वीं वार्षिक आम बैठक में ये नियुक्ति की गई और मिन्हास किसकी जगह लेंगे? रोजर बिन्नी का स्थान लेंगे। उन्होंने अगस्त 2025 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब उनकी जगह पर कौन आएंगे? मिन्हास जी आएंगे। निर्विरोध चुने गए हैं। राजीव शुक्ला की जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव शुक्ला रहेंगे। सचिव कौन है? देवजीत सैकिया हैं, वो भी बने रहेंगे। कोषाध्यक्ष रघुराम भट्ट पूर्व भारत स्पिनर रहेंगे। बीसीसीआई के बारे में देख लेते हैं कुछ। स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। क्रिकेट सेंटर मुंबई, महाराष्ट्र में। पहले अध्यक्ष कौन थे? आर.ई. ग्रांट गोवन थे। पूर्व सदस्य संघ कितने हैं इसके? 38। आईसीसी के सदस्यता 1926 से पूर्व सदस्य के रूप में। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? पूछा क्या जा रहा है कि एक पुरस्कार है बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर, ये किसको मिला है? तो ये मिला है DRDO को। किसको मिला है? DRDO को मिला है। सितंबर 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के योगदान के लिए बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स में चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपने व्यापक कार्य के लिए आइकॉनिक चेंज मेकर का पुरस्कार मिला है। ये दोनों ही याद रखिएगा। जो बिजनेस लाइन चेंज मेकर मिला है वो किसको? DRDO को मिला है। जो आइकॉनिक चेंज मेकर है वो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को किसके लिए? शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए के क्षेत्र में मिला है। अब ये 7वीं बार ये अवार्ड दिए गए थे।
जो आयोजन इसका हुआ वो 7वीं बार हुआ है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और जो अजीम प्रेम जी का जो फाउंडेशन है, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। और पुरस्कार में जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने भी उसमें शिरकत की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। एशिया कप का आयोजन किस क्रिकेट परिषद के द्वारा किया गया? बीसीसीआई के द्वारा, आईसीसी के द्वारा, एसीसी के द्वारा या फिर एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा? तो एशिया कप पाकिस्तान और भारत के बीच में फाइनल मैच खेला गया। इसमें कौन जीता? भारत जीता। इसमें पाकिस्तान को हराकर पाकिस्तान रनर अप रहा। लेकिन भारत ने ये जो कप उठाया है वो कौन सी बार है? ये 9वीं बार भारत ने अपना ये एशिया कप अपने नाम किया हुआ है। तो ये कौन कराता कौन है? ये जो आयोजन होता है एशिया कप का वो कौन कराता है? तो एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, ये मैच कराती है। और इस बार का जो आयोजक देश था वो कौन सा था? यूएई। और हुए कहाँ ये मैच? फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो यूएई, दुबई में ही खेला गया। क्या था? 2025 का पुरुष एशिया कप। प्रायोजन कार्डों से इसे क्या नाम दिया गया? डीपी वर्ल्ड एशिया कप के नाम से भी जाना जाता है। एशिया कप क्रिकेट का टूर्नामेंट का ये कौन सा संस्करण था? 17वां संस्करण था। ये 9 से 28 सितंबर के बीच संयुक्त अरब अमीरात यूएई में आयोजित किया गया। और मैच T20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में खेले गए थे। भारत 2023 का भी विजेता था और 2025 में भी भारत इसका विजेता बना है। और कौन सी बार इस बार जीता है? तो ये 9th एशिया कप है भारत का। प्रशासक कौन कराता है? किसके द्वारा कराए जाते हैं? ये एशियाई क्रिकेट परिषद के द्वारा कराए जाते हैं। किस फॉर्मेट में खेला गया था? T20 अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में खेला गया। टूर्नामेंट का प्रारूप क्या था? ग्रुप चरण और नॉकआउट था। मेजबान किसने मेजबानी की? संयुक्त अरब अमीरात ने की। चैंपियन कौन बना? 9वां खिताब था भारत का। रनर अप पाकिस्तान। और कितनी टीमें भाग ली? 8 देशों ने, 8 टीमों ने भाग लिया इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। मादा चीता मुखी कहाँ जन्मी थी? क्या पूछा जा रहा है? एक चीता है मादा चीता, वो कहाँ जन्मी थी? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में या फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ है ये एमपी में है। पर मादा जो चीता है मुखी उसका नाम है, वो यहीं पर पैदा हुई थी। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। भारत के प्रोजेक्ट चीता को बड़ी सफलता मिली। हुआ यह है कि जो ये चीता है मुखी मादा चीता, ये वयस्क हो गई है। लगभग 915 दिन पूरे कर लेगी। कब? अभी आने वाले टाइम में 915 दिन की हो जाएगी अक्टूबर में। तो इसलिए ये वयस्क बनी है। तो इस वयस्क का जो पहली बार वयस्क बनी है भारत में वो यही है मुखी। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्मी पहली चीता बनी जिसने वयस्कता प्राप्त की है। मुखी का जन्म कब हुआ था? 29 मार्च 2023 को नामीबिया से लाई गई चीता ज्वाला से हुआ था। हुआ तो भारत में ही था, कूनो में, लेकिन कहाँ से लाई गई थी? नामीबिया से लाई गई। ज्वाला जो चीता थी उसने इसको जन्म दिया था मुखी को। इसका नाम है मुखी। 4 शावकों ने टोटल जन्म लिया था जिसमें से केवल यही मुखी बच पाई है, बाकी नहीं बच पाए थे। और इसको कितने 915 दिन हो जाएंगे, पूरे 915 दिन की हो जाएगी। ये घटना भारत में स्वयं टिकाऊ चीता आबादी के बनाने में दिशा में एक ऐतिहासिक मील है। अब प्रोजेक्ट चीता है क्या? शुभारंभ क्या हुआ था? 17 सितंबर 2022 को। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाई गई 8 चीता कहाँ छोड़े थे? कूनो में छोड़े थे। कूनो क्या है? एमपी का जो उद्यान है वहां पर छोड़े थे। ये दुनिया का पहला महाद्वीपीय स्तर पर बड़े मांसाहारी का स्थानांतरण था। और फरवरी 2023 में दोबारा कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भी कितने चीते आए थे? 12 चीते आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका से 2023 में कितने आए? 12। और जो नामीबिया से आए थे वो 8 चीते आए थे। कहाँ आए थे? कूनो में आए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और अभी क्या हुआ है कि जो मुखी नाम की मादा चीता है फीमेल जो चीता है, उसने क्या किया है? 915 दिन अपने पूरे करने वाली है अभी अक्टूबर में। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या? इसने वयस्कता प्राप्त कर ली है। और किसने इसको जन्म दिया था? तो ज्वाला ने इसको जन्म दिया था। कब पैदा हुई थी? 29 मार्च 2023 को पैदा हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का फाइनल कहाँ आयोजित हुआ? इसका जो फाइनल खेला गया वो कहाँ खेला गया? नई दिल्ली में, कोलकाता में, कोलंबो में, काठमांडू में। तो कहाँ खेला गया? कोलंबो में खेला गया। क्या है ये एक फुटबॉल लीग है। कहाँ? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है अंडर 17 की।
चलिए डिटेल देख लेते हैं इसकी। भारत की अंडर 17 फुटबॉल टीम ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए क्या हुआ, कोलंबो में आयोजित 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। 27 सितंबर 2025 को खेले गए इस रोमांचक फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से मात दी और निर्धारित समय तक मैच की बराबरी पर रहा और यह मुकाबला रेस कोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। अब जो दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ है, इसमें क्या होता है कि इस एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अंतर्गत 5 उपसंघों में से ये एक माना जाता है और इसका गठन कब हुआ था, 1997 में दक्षिण एशियाई देशों के साथ फुटबॉल संघों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस कंपनी ने 2983 ड्रोन की मदद से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो क्या हुआ है कि एक कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, इसने क्या किया है, इतने 2983 ड्रोन से क्या बनाई है कि दशहरे के मौके पर चीते की और भी बहुत सारी आकृतियां बनाई है, बहुत सुंदर आकृतियां बनाई है और इतने ज्यादा ड्रोन यूज करके इसने क्या किया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो कौन है ये? तो चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या है? चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये रिकॉर्ड बनाया है। कितने ड्रोन थे? 2983, लगभग 3000। कहाँ हुआ ये ड्रोन शो? मैसूर बन्नीमातम परेड ग्राउंड्स में क्या हुआ है? मैसूर कर्नाटका में हुआ है। किसने किया है? चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये यहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और कंपनी ने 2983 ड्रोन की मदद से आसमान में एक विशाल बाघ का आर्ट वर्क तैयार किया और इसके अलावा और भी बहुत सारे आर्ट वर्क तैयार किए। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शो मैसूर दशहरा उत्सव के दौरान आयोजित हुआ है। ये जो चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन है, इसने 2983 ड्रोन की मदद से आसमान में एक विशाल बाघ का चित्र बनाकर कीर्तिमान रचा। इस ड्रोन शो में बाघ के साथ साथ कई रंग बिरंगे डिजाइन और पैटर्न भी प्रदर्शित किए गए। ये आयोजन कर्नाटक की सांस्कृतिक धरोहर और दशहरा उत्सव की भव्यता को दर्शाने के लिए किया गया था और इससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। किसके नाम बन गया है? ये 2983 ड्रोन के इस्तेमाल पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में कितना पहुंच गया है? 500 बिलियन डॉलर, 600 बिलियन डॉलर, 700 बिलियन डॉलर या फिर 800 बिलियन डॉलर? तो कितना पहुंच गया है? 700 बिलियन डॉलर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना पहुंच गया है? 700 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी ने क्या कहा? उत्तर प्रदेश में जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ था उसके समापन सत्र को संबोधित करते हुए क्या बताया कि EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देश कौन कौन से हैं? आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये 4 देश याद रखिएगा। इनसे क्या होगा कि इनके साथ मुक्त व्यापार समझौता एक FTA हुआ था। FTA मतलब मुक्त व्यापार समझौता। ये प्रभावी होने वाला है। कब से प्रभावी होगा? 2024 में हुआ था और प्रभावी होगा 1 अक्टूबर 2025 से ये प्रभावी होगा। और उन्होंने ये भी बताया इससे पहले जो मुक्त व्यापार समझौता चल रहा है, मतलब और भी देश इसके इच्छुक हैं, लेकिन जो चल रहा है वो किसके साथ? संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ ऐसे समझौते कर चुका है पहले ही। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब कितना पहुंच गया है? 700 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है कि जो EFTA है उसमें अभी कौन कौन से देश हैं? आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। इनके साथ जो FTA हुआ है, FTA होता है मुक्त व्यापार समझौता, तो वो क्या होगा? 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो जाएगा। इससे पहले जो समझौता हो चुका था वो संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, इन तीनों के साथ पहले ही पहुंच गया है। और अभी अगर देखा जाए तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना पहुंच गया है? 700 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच और चैनल से जुड़े रहिए, ऐसी ही जानकारी प्राप्त करते रहिए।